डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और इसी तरह से आप कमेंट करते रहिए ताकि आपके सारे सेट्स को कंप्लीट करा दिया जाए। तो आपका जो बायोलॉजी का सेट नंबर 4, इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करा चुके हैं हम। और सारे परफेक्ट सोल्यूशन मिलेंगे आपको इस चैनल पे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और बच के रहें दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे चैनलों से, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स आपको गलत बताए जा रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेहनत भी करो, याद भी करो, और फिर आपको उसका फल ना मिले तो आपको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होगा। उससे अच्छा है कि अभी से प्रिपेयर कर लें, अभी समय है आपके पास में। तो यहाँ जो है, एलिसा टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज़, तो ये लास्ट दोनों सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एलिसा का फुल फॉर्म बताइए। उसके साथ साथ मैंने लिखा था कि एलिसा का जो प्रयोग है वो एचआईवी संक्रमण का पता कराने के लिए होता है, एचआईवी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है ना। ये टेस्ट किस लिए होता है? एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। अब तो और भी चीज़ें इसको कॉमनली जो है इसके अंदर अकाउंट की जाती है, मेनली जो है एचआईवी इन्फेक्शन को काउंट करता है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा जो है इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद में एक्सपांड करना है बीओडी। बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बोल सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों ही होता है। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में अपने आप को रखते हैं कि मैंने मैंने देखा है बायोलॉजिकल नहीं होता, बायो केमिकल होता है। मैंने कहा भैया दोनों चीज़ होती हैं, बोलना और समझना आपके ऊपर है, ठीक है। ये दोनों ही राइट फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे मेनली यूज होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, ठीक है। बायोकेमिकल्स बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन आप बायोकेमिकल्स बोल सकते हो, ये भी सेम ही चीज़ है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। और हिंदी में मैंने फिर से वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है लिखा है। तो बात आपकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा याद करना चाहते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि जो आपका डफ बनाते हैं, जो इडली की भरी हुई आकृति के गुत्थे की आटे की, तो उसमें जो है डोसा बनाने के लिए जो जब बनाते हैं तो उसकी फूली हुई आकृति क्यों रहती है? तो सभी को पता है, चाहे वो आपका चीज़ हो या फिर आपका डोसा हो, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसमें पफिंग आ जाती है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे रिलेटेड है? तो ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है प्रोटेक्ट करने को ओजोन लेयर को, ठीक है ना। क्या है ये? समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए वैश्विक समझौता है, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी ये आपसे पूछा जाएगा, बीच में भी एक बार पूछा जाएगा। तो अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में बहुत सारा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, ठीक है, इसी सेट में। आगे चलो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द टेक्निक यू विद विच इज यूज टू सिंथेसाइज मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इज नॉन एज, तो उसको हम पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पॉलीमरेज चेन श्रृंखला अभिक्रिया, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी टेक्निक जो है यूज होती है, जीन की कई प्रतियों के संश्लेषण के लिए तकनीक का इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है आपको बताना है, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति अप्रभावित रहती है। देखिए इसमें नुकसान बोला है, ठीक है ना, यानी कि हार्म बोला है, तो हार्म के लिए आता है एमेंसिलिज्म, ठीक है। ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा एमेंसिलिज्म, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, वो एमेंसिलिज्म प्रक्रिया होती है, क्या होती है? एमेंसिलिज्म प्रक्रिया। उसके बाद बी पार्ट जो है, नेम द 3 मेन सोर्सेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे सोर्सेस है, बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नीला हरा शैवाल। तो जैव उर्वरक के मुख्य स्रोतों में बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेम एनी 3 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फाइबर फिक्सर बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जो है आपको लिखना है, तो एजोबैक्टर है। उसके बाद में बेजरिन किया है, और उसके बाद में क्लोस्टीडियम है, ठीक है। तो ये आपका तीनों के तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये नाम आते हैं। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्या होगा जब किसी समुद्री मछली को अलवणीय जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम में रख दिया जाए? तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो पारिस्थितिक अपने आप को संतुलन नहीं बना पाएगी, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो अगर समुद्री मछली को हम फ्रेश वाटर यानी कि एक्वेरियम में रख दें, तो जो जल जीवशाला में रख दिया जाए, तो वह जो है परासरणीय समस्याओं के कारण जीवित नहीं रह पाएगी तथा मर जाएगी। तेज परासरण होने के कारण रक्त दाब तथा रक्त आयतन बढ़ जाता है, जिससे मछली की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको समझा दिया है मैंने, तो इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो है
वाई क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ। सो उनको क्यों नहीं मारता है ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चलिए कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में जो विष है ना वो निष्क्रिय रूप में होता है, जिसे प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, जो कि कीट के शरीर में प्रवेश करने पर सक्रिय रूप में परिवर्तित होता है। यानी कि वो जिसके पास है उसको नहीं, जो बनाता है जिसके उसमें वो निष्क्रिय रहता है, लेकिन जब ये दूसरे कीट के पास जाता है तो ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। इसलिए जीवाणुओं द्वारा उत्पादित बीटी अविष दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन स्वयं जीवाणुओं को इससे कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि आज के समय में जब डायनासोर बड़े बड़े विलुप्त हो गए हैं और विभिन्न स्तनधारी, फिर चाहे वह अंटार्कटिका जैसे प्रदेश हो या फिर सहारा जैसा रेगिस्तान, आज भी सफलतापूर्वक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, आपके विचार से स्तनधारियों की इस सफलता का क्या कारण हो सकता है? तो उनकी सफलता का एक ही कारण है कि जो है वो स्थिर ताप बनाए रखने में कामयाब रहते हैं, ठीक है। सबसे मेन क्या है कि उनका शरीर का जो तापमान है उसको स्थिर बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यही खासियत है जिसकी वजह से ये जो है स्तनधारी जो है अपने इस सफलता के कारण जो है अभी भी, चाहे वो अटलांटिका हो चाहे वो आपका रेगिस्तान हो, वहाँ पर रह सकते हैं। तो ठीक है ना, तो ये इसकी खास बात है, यही चीज़ आपको बतानी थी। इसमें क्या कारण पूछा है, तो कारण जो है वो अपने तापमान की जो है अपने शरीर का तापमान को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है उनके अंदर। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो सभी को पता है हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो वायुमंडल में कुछ गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पे फिर पूछा है दो गैसों के नाम बताने हैं, तो दो प्रमुख गैसें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इंग्लिश मीडियम के लिए नीचे लिखा हुआ 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ प्लाज्मिड्स आर हेल्पफुल इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो ये बताना है हमें। तो प्लाज्मिड सभी जीवाणु कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं। प्रत्येक जीवाणु कोशिका का अपना प्लाज्मिड होता है जो संयुग्म की प्रक्रिया के दौरान संचरित होता है। इन प्लाज्मिडों का जीवाणु कोशिका के लिए एक बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वे डीएनए को पहचान योग्य एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन अनुक्रम प्रदान करते हैं, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोध निर्धारकों का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये मददगार हैं, ठीक है। तो हमने इसको समझा दिया, इसको इसी तरह से समझा देना। तो यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख रखा है। इसके बाद में सेक्शन सी की बात करते हैं, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो पारजीवी जंतु क्या हैं, ठीक है, जंतुओं में इस प्रकार का परिवर्तन क्यों किए जाते हैं और मानव के लिए किस तरह से फायदेमंद हैं, इसको हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले पारजीवी बता देते क्या होता है। तो ये परजीवी जंतु संशोधित जीनोम वाले जानवर हैं। जानवरों के डीएनए को बदलने के लिए उनके जीनोम में एक बाह्य जीन डाला जाता है। यह विधि लक्षित पशु के आनुवांशिक लक्षणों को सुधारने के लिए की जाती है, उनको बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, कुछ परीक्षण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा पार्ट पूछा है कि इस प्रकार के परिवर्तन क्यों किए जाते हैं, तो कारण बताएंगे। तो परजीवी जंतु के विकास के सामान्य कारण क्या है, क्यों हम विकास करते हैं। तो देखिए जीन विनियम को समझने के लिए सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान और विकास का अध्ययन किया जाता है, इसलिए किया जाता है इस, ठीक है। उसके बाद में रोगों का अध्ययन और उनका उपचार उन जीनों का जो अध्ययन करके ही किया जा सकता है जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए भी इसका विकास जो है किया जाता है। परजीवी जंतु के विकास क्यों किए जाते हैं ये बताने हैं। टीकों को मनुष्य में इस्तेमाल करने से पहले परजीवी जंतु पर परीक्षण करके वैक्सीन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, जैसे पोलियो वैक्सीन वगैरह हो गई। और डीएनए के हिस्से को शामिल करके जैविक उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है, जो किसी विशेष उत्पाद के लिए परजीवी जंतु में कोड करता है, ठीक है। तो ये हम चार मतलब कारण मैंने बताए हैं, आप और भी लिख सकते हैं, जो कि परजीवी जंतु के विकास के क्या कारण है। यहाँ पे पूछा है कि इस प्रकार का परिवर्तन क्यों किए जाते हैं, ठीक है, ये क्यों किया जाता है, वही चीज़ हमने बताया, ठीक है, क्यों किया जाता है। तो ये चार रीज़न है। अब इसके बाद में एक और इसने पूछा है कि ये फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हैं मानव के लिए, वो बताते हैं। तो चलिए मानव के फ़ायदेमंद देखते हैं। तो यहाँ तो ये हिंदी मीडियम था, ये इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन है, वही 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में मानव के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हैं, तो देखिए ये परजीवी जंतु मानव रोगों जैसे कैंसर,
पुटीय रेशमता और उसके बाद में रूमेटवाइट्स और संधिशोध एवं अल्जीमर के रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हमें रोग के विकास में जीन की भूमिका को पता लगाने में सुविधा होती है। और पारजीनी मछलियां जो है सामान्य मछलियों की अपेक्षा अधिक मांस देने वाली होती हैं। अगर इस परजीनी जो हम करवाते हैं, परजीनी जंतु का जो हम करवाते हैं, दूसरे जीन इसको क्लोट करते हैं, तो मछलियों का विकास अधिक होता है और ये सामान्य मछलियों से इनके मांस जो है ज़्यादा होती है। ये मानव के लिए फ़ायदेमंद है। अनेक प्रकार के परजीनी सूत्रकृमियों का प्रयोग फसलों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इस तरह से मानव के लिए लाभदायक है। और पारजीनी गाय जिसका नाम रोजी है के दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर मानव अल्फा लैक्टेब्यूमिन प्रोटीन मिलता है, जो सामान्य गाय के दूध में नहीं होता है। ये भी पार जीन की वजह से, ये यानी कि इनके जीन चेंज करने की वजह से हुआ। तो ये सारे मानव जो है इस तरह से लाभ उठा रहा है इनके। यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया है, आप आराम से इसको देख सकते हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको अंतर बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं और पांचों पार्ट को मैंने अंतर बता रखा है यहाँ पे। पहले हम देखते हैं जन्म दर वाला, ठीक है। फिर देखिए जन्म दर वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जन्म दर को प्रति इकाई समय के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र की आबादी में जन्मे जीवों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मृत्यु दर को प्रति इकाई समय के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र की आबादी में मृत जीवों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। जन्म दर जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए अंतर्निहित क्षमता है और मृत्यु दर जो है जनसंख्या के आकार को कम करने की क्षमता है। इसी तरह से मैंने इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दूसरा जो है, इसमें पूछा चरघातांकी क्या होती है और संभार तंत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चरघातांकी और संभार तंत्र वृद्धि जो है ये बताना है, तो ये भी हमने यहाँ पे बताया है। देखिए यहाँ पे चरघातांकी वृद्धि में शुरुआत में दर जो है धीमी होती है, लेकिन फिर जनसंख्या के आकार में वृद्धि के साथ गति बढ़ जाती है। और संभार तंत्र में दर जो है शुरुआत में तेज होती है और बाद में धीमी हो जाती है, क्योंकि कई प्रजातियां एक ही स्थान और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं या करती होती हैं। तो इस तरह से इसका एक अंतर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है शीत ऋतु और ग्रीष्मकाल वाला जो है आपको बताना है, जिसमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है उसके बीच में अंतर बताना है। तो यहाँ पर जो शीत ऋतु की स्थिति से बचने के लिए कुछ जीवों में घटी हुई गतिविधि की स्थिति शीत निष्क्रियता कहलाती है। ये लंबी अवधि के लिए होता है। और जो ग्रीष्मकाल वाली है, इसमें भी आपका कारण शुष्कता से बचने के लिए जीव जो है उसमें कुछ घटी हुई गतिविधियों को स्थिति को ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, और ये काफ़ी कम अवधि के लिए होता है, ठीक है। दोनों आमने सामने लिख के जब एक इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब तीसरा पार्ट है बायोमशी, और ये जो है ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और ये गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। इसका तापमान जो शरीर में लगातार बना रहता है और इसमें तापमान जो है उसका चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है शरीर का द्रव्यमान और एंडोधर्म जो तुलना में कम चयापचय होते हैं, चयापचय होते हैं, और इसमें जो है उच्च चयापचय होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 कर लिए। देखो एक ये कर लिया, सबके डब्बे बना रखे। पहला ए पार्ट ये है, बी पार्ट लाल वाला है, सी पार्ट फिर आपका ग्रीन वाला है, और फिर आपका डी पार्ट ये फिर आपका रेड वाला है, और फिर आपका ई पार्ट जो है ये रहा। अप्रवासन का अर्थ बताना है और उपप्रवासन का मतलब, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों को मैंने जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से अंतर, सभी अंतर को ध्यान से लिख लेना है। मैंने इनके ए बी सी डी जो पार्ट है सभी को कर रखा है, ए बी सी डी ई लाइन से कर रखा है। ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं आप, दिखा देता हूँ। ये देखो छोटा सा बॉक्स है, ये वाला ए पार्ट है, इसके बाद ये वाला बी पार्ट है, ये वाला सी पार्ट है, इसके बाद ये वाला डी पार्ट है, और ये वाला ई पार्ट है। इस तरह से आपके अलग अलग पार्ट अलग अलग बॉक्सेस में है, ठीक है। हर बार आप जैसे जैसे नीचे जाओगे एक एक पार्ट आपका नीचे हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपना जो पार्ट है उसकी तरफ। तो यहाँ पर जो बोल रहा है आपसे, व्हाट इज ओजोन होल और व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन होल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर से आ गया, जब मैंने बताया 3 बार पूछा जाएगा, ये दूसरी बार आया, अभी तीसरी बार और आएगा लास्ट क्वेश्चन में। तो देखिए ओजोन क्षेत्र जो है क्या होता है, ओजोन परत का वह क्षेत्र जहां ओजोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सूर्य के हानिकारक विकिरण जो है गुजर सकता है, ओजोन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि वहाँ पे क्या हो गया है, वो गैस जो है, ओजोन लेयर जो है वहाँ से
कम हो गई है और वहाँ से जो सूर्य की किरणें एंटर कर जाती हैं पृथ्वी पर, जो कि हानिकारक किरणें हैं उनको, तो उसी को हम होल बोलते हैं। ओजोन अवक्षय के कारण जो मैंने आपको सेट नंबर 1 में कराया था वही करना है आपको। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है, ये पहले बता दोगे कि इसमें CFC कार्बन होते हैं और भी बहुत सारे असक्रिय सक्रिय यौगिक हैं, फ्रीऑन है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो है, प्लास्टिक के फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको CFC मिलेगा। तो ये इसके कारण है। और ये कैसे फॉर्म करता है, तो CFC जो है एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने के बाद में वायुमंडल की अन्य गैसों के से मिश्रित होकर के सीधे समताप मंडल में पहुंच जाता है और समताप मंडल में शक्तिशाली विकिरणों द्वारा, जो वहाँ पे विकिरण हैं वो क्या करते हैं, उसके द्वारा विघटित हो जाते हैं और ये क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करने लगते हैं। कई बार उत्सर्जित करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है। और ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड दे देते हैं। इसी तरह से आपका जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड दे देते हैं और इसके बाद में जो है ये बार बार में ये क्लोरीन जो है आपका ओजोन जो है बनता रहता है। क्लोरीन मूलक लगातार पुनर्योजित होते रहते हैं और एवं ओजोन को जो है विखंडित करते रहते हैं। तो ये आपको रिएक्शन जरूर लिखनी है। सेट 1 में मैंने कराया था, आपको ध्यान होगा। इसके बाद में है कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन, वही मैंने इंग्लिश में यहाँ समझाया है। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से आप नोट कर सकते हो, सारा का सारा वही चीज़ है जो ऊपर बताया आपको। इसके बाद में इसने पूछा क्या है, एक चीज़ और पूछा है, देखिए ध्यान से। अब लास्ट में कारण तो पूछ लिया, अब इसने क्या पूछा है देखिए। ओजोन छिद्र क्या है बता दिया, इसके कारण क्या है ये भी बता दिया। मॉन्ट्रियल मसौदा तथा ओजोन छिद्र का क्या संबंध है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए, इसको हमने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। इस चरणबद्ध योजना में ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन और खपत दोनों ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये है ओजोन परत और मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल के बीच में संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इतना सा लिख देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। देखो, एयर पोल्यूशन तो आपको अच्छी तरह से पता है कि वायु प्रदूषण वातावरण में ऐसे पदार्थों की उपस्थिति के कारण वायु का प्रदूषण है जो मनुष्य और अन्य जीव प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या जलवायु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन वायु प्रदूषण की, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। उसके बाद में इसके इल इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव बता देंगे। तो इसमें बहुत सारे रोग होते हैं जो कि आपका श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी, फेफड़ों कैंसर इत्यादि होते हैं। और ये जो है वायु प्रदूषक की वजह से अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह के जोखिम होते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो पहले से बीमार लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। उसके अलावा बच्चे, बुजुर्ग और गरीब लोग जो है जिनके पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट का, अच्छा नहीं खाना खाते हैं, जो पौष्टिक आहार नहीं लेते, उनके ऊपर ज़्यादा जो है इसका असर पड़ता है। और जो लोग दूषित क्षेत्रों के पास रहने वाले बच्चे हैं उनको नुमोनिया और अस्थमा जैसे खतरों का भी जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये हर साल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को मारता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो है एक्सप्लोजर लिख देंगे, ठीक है। इसके इल इफेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल की बात आती है। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, वाहनों के प्रयोग से बचेंगे, जितना हो सके अपने व्हीकल कम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे, बल्कि पैदल जाएँ तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। ऊर्जा संरक्षण ज़रूर करें, मतलब बिजली जो बनती है वो सब किससे बनती है, तो ये सब हमारे जो है जीवाश्म ईंधन से बनती है। अगर हम बिजली बचाएंगे तो उतनी ही बिजली कम बनानी पड़ेगी। तो ये जो है उपयोग ना होने पे बिजली के उपकरण बंद कर देंगे। स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग यानी कि सौर, पवन या भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण बड़े स्तर में कम हो जाएगा। और औद्योगिक उत्सर्जन जो है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, इसलिए इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषकों को स्रोत पर ही, जहाँ पर ये पैदा हो रहे हैं वहीं पर नियंत्रित और उपचारित किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर ही। और वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों को सबसे कम करने का और अंतिम और सर्वोत्तम उपाय जो है वो वृक्षारोपण है। आप सभी को पता है, पौधे और पेड़ हवा में बड़ी संख्या में प्रदूषकों को कम करते हैं। आदर्श रूप से उच्च प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में पेड़ लगाना अत्यधिक प्रभावी रहेगा या होगा। तो इस तरह से हम प्रदूषण के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में अवॉइड कर देंगे। व्हीकल का यूज़, एनर्जी कंजर्व करेंगे, यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड और जियोथर्मल। और उसके अलावा इंडस्ट्री में जो उत्पन्न हो रहे हैं वहीं पर उसका ट्रीट किया जाए। और पांचवा जो है, आप प्लांटेशन करें हम पेड़ों का, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन की तरफ मैच करना है आपको कॉलम को। तो यहाँ पे डोप्सोन यूनिट जो होता है ये होता है आपके ओजोन लेयर की थिकनेस मेजरिंग
इकाई, ठीक है, एसआई यूनिट या कोई भी आप यूनिट बोले तो ये इकाई हो गई मेजरिंग की, ठीक है। उसके बाद में आपका यूबी जो है ये आप दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अभी अभी मैंने आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था, ये क्या होते हैं आपके ऐसे गैस हैं जो ग्रीन हाउस पैदा करते हैं, तो ग्रीन हाउसेस गैसेस में काउंट करते हैं इसको। और यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने तीसरी बार आ गया ना, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, ठीक है, तो ये इसको करता है। और यूबी जो है ये क्या करता है, ये स्नो ब्लाइंडनेस कर सकता है। और ओजोन होल जो है ये फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, यानी कि जो है एक विस्तृत क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई में कमी जो होती है वो क्या होता है, ओजोन छिद्र होता है, ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई को नापने, थिकनेस को मापने के लिए डाप्सन इकाई यूज़ की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यूबी से आपको स्नो जो है ब्लाइंडनेस होती है। और मॉन्ट्रियल मसौदा जो है ये आपको ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का एक प्रोटोकॉल या समझौता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों का जो नेक्स्ट सोल्यूशन है उसको जल्द से जल्द बना दिया जाए। मैक्सिमम कमेंट कर दीजिए ताकि आपके सॉल्यूशंस को बनाया जाए। आपके कमेंटों की जो बौछार है ना वो कम आ रही है, इसीलिए जो दूसरे सब्जेक्ट के आ रहे हैं उनके बना दे दिया जाते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग भी काउंट करिए अपने आप को भैया, आप लोग सुस्त मत बैठिए, थोड़ा एक्टिव हो जाइए। पैसे नहीं लगते कमेंट में, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने पूरे स्कूल में अपने 40 बच्चे 50 बच्चे सभी को बोलिए, सर भैया एक बार कमेंट कर दो तुम, फिर देखो आपके सॉल्यूशंस कैसे जल्दी से जल्द बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।